Good evening, everyone. My name is Sumit Banerjee. Again, I am joining with you with an amazing channel of learning and basic education, basic knowledge, basic science and maths. So, learning platform with Sumit. So, we are going to start today's topic: volatile liquid. Volatile liquid. I had giving you a task about what is volatile liquid and what is non-volatile liquid. Today, I am only discussing volatile liquid because it is a very big topic, and another topic I will discuss in the next class. Okay, most probably. So, volatile liquid. What is this volatile liquid? I had given you the task, very easy, not so much difficult. If you unable to do this task, you see the board. A volatile liquid is a liquid that evaporates. Evaporate is what? Evaporate comes from a phenomena evaporation. All have you heard about evaporation in any class 8, 9, 7? Yes, you heard about evaporation many classes, many times. It is a very basic phenomenon or basic term. Evaporation is changes into vapor. दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन कि पानी है वो वेपर में बदल जाता है. वेपर यानी कि भाप. अब जो बदल रहा है उसी को इवापोरेशन बोलते हैं. इवापोरेशन लिखा है इजीली एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर. इसके लिए कोई बहुत भारी भरकम टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ता, एक ऑर्डिनरी टेम्परेचर में. तो क्या यहाँ ऑर्डिनरी से रूम टेम्परेचर को समझा रहा है? बिल्कुल सही आप लोगों ने सोचा है. तो रूम टेम्परेचर जनरली कितना होता है? जनरली 25 डिग्री सेल्सियस. ठीक है ना. तो वही समझा रहा है कि रूम टेम्परेचर में ये इवापोरेट हो जाता है वेपर में, मतलब इजीली एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, बिकॉज इट हैज हाई वेपर प्रेशर. इसमें क्या होता है? हाई वेपर प्रेशर होता है, इसलिए मैं इसको गोल कर दे रहा हूं. हाई वेपर प्रेशर वीपी, हाई वेपर प्रेशर वी कॉमा पी. अगर समझ में नहीं आ रहा आप लोग लिख लो, मैंने ऊपर लिख दिया, बॉक्स में लिख दो वेपर प्रेशर. अभी मैं समझाऊंगा, डोंट वरी. ये ठीक से समझाना हो रहा है लेकिन और डिटेल में समझाऊंगा, डोंट वरी. लो बॉइलिंग पॉइंट, एग्जाम्पल एसीटोन, पेट्रोल, ईथर. ठीक है, टेंशन मत लो, ये सब बता रहा हूं. देखो, एक वॉलेटाइल लिक्विड क्या होता है? एक ऐसा लिक्विड होता है, हाथ में रखोगे. अब हाथ में रखोगे तो क्या होगा? पाम में मान लो रखो, आपने रखा उसको, तो वो अपने आप एवापोरेट हो जाएगा. ऑर्डिनरी टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर में भी एवापोरेट हो जाएगा. ठीक है ना. तो एवापोरेट होगा. रीजन क्या है उसके बिहाइंड अगर पूछे तो इसका रीजन है लो बॉइलिंग पॉइंट और हाई वेपर प्रेशर. वेपर प्रेशर होता क्या है? तो ये एक टाइप का टेंडेंसी होता है. हम टेंडेंसी मीन्स एबिलिटी होता है कि वेपर को कन्वर्ट कर देता है. वेपर प्रेशर के थ्रू वेपर कन्वर्ट हो जाता है. और बॉइलिंग पॉइंट जनरली एक मिनिमम टेम्परेचर होता है जिसमें कोई भी लिक्विड बॉइल होना शुरू होता है. अब सभी का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है. ठीक है ना. पानी का अलग होता है, किसी और लिक्विड का अलग होता है. टर्पेंटाइन लिक्विड है या ऑब्वियसली आपको ये सब याद रहना है. ऑयल भी एक लिक्विड होता है, पूरा कंप्लीटली लिक्विड नहीं, सेमी लिक्विड आप कह सकते हो. इस तरीके से कोई भी लिक्विड हुआ अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है. ठीक है, तो अभी समझते हैं. लेकिन यहां पर बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो लो होता है बेसिकली, और जो वेपर प्रेशर का मैंने बात किया, जो टेंडेंसी जिसमें वेपर बनता है वो हाई होता है. तो इसको याद ही रखना है, कुछ कुछ चीजें आपको याद रखना है, मान लो सवाल आ गया तो. और इसके एग्जाम्पल क्या है? एसीटोन. एसीटोन का क्लास 9 में आप लोगों ने उसके बारे में आप जानते हो कि एसीटोन एक ऐसा सब्सटेंस होता है, पानी को रखोगे तो नहीं होगा लेकिन ये हो जाएगा. वो रेट ऑफ एवापोरेशन के जो फैक्टर्स हम देख रहे थे तब इसमें ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल का रोल निभा रहा था कि नहीं. तो ये कुछ ऐसे ही सब्सटेंसेस से बनता है कि इजीली इवापोरेट हो जाता है. पेट्रोल है, ईथर है. ईथर का भी याद रखना, इसका स्पेलिंग मैं क्लियरली लिख देता हूं, ETHER, एथर. अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो, एरो देके लिख दिया, समझने में आसान होगा. इवापोरेट्स क्विकली, जो मैंने बोला. स्ट्रॉन्ग स्मेल, इट्स वेपर स्प्रेड इजीली. स्प्रेड इजीली क्यों होता है? डिफ्यूजन की वजह से. डिफ्यूजन पढ़ा होगा, लो कंसेंट्रेशन से हाई. क्या हाई से लो? हाई से लो. ठीक है, गलती मत करना, लो से हाई नहीं. लो से हाई कभी एयर मूव कर सकता है? डिफ्यूजन हो सकता है. हाई से लो ही होगा. ठीक है, हाई से लो. एयर भी हाई से लो, ऊपर से नीचे खाना जाता है, इस तरीके से समझ सकते हो आप. तो कभी भी लो से हाई नहीं होगा, तो हाई से लो. ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग स्मेल, इट्स वेपर स्प्रेड इजीली. वेपर स्प्रेड होता है, स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है. आप जानते हो अगरबत्ती का स्मेल कैसे आता है, या हॉट फूड का कैसे स्मेल आता है, लेकिन कोल्ड फूड का नहीं आता. तो कोल्ड फूड में डिफ्यूजन ज्यादा नहीं होता, हॉट फूड में होता है, इसी वजह से आता है. 9 में ये सब पढ़े हो, इसलिए सबको रिलेट करके पढ़ोगे तो समझ में आएगा. ठीक है ना. 9 में ये सब आप लोग जान चुके हो. मे बी फ्लेमेबल. फ्लेमेबल मतलब कि जल सकता है. फ्लेमेबल मतलब आपका वो लाल होता है, लाल स्पॉट हो जाता है, इस तरीके से कुछ आइडेंटिटीज होता है फ्लेमेबल का. ठीक है, फ्लेमेबल कैसे पता करे? जलने लगेगा, लाल हो जाएगा. ठीक है, तो इसमें भी एग्जांपल दिया, पेट्रोल, अल्कोहल. स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा मत सोचना कि इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे भी सवाल आ ही सकता है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए. अब नॉन वोलेटाइल लिक्विड को अगले लेक्चर में डिस्कस कर लूंगा, डोंट वरी, क्योंकि बहुत बड़े टॉपिक है और हमें अपने
टॉपिक पे वापस आना है जो हम कर रहे हैं। बेसिकली एसिड बेस्ड सॉल्ट के साथ हम कंटिन्यू कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देखा, बहुत टाइम ले लिया था मैंने, आज थोड़ा क्विक देखेंगे। और आपको मैं सब समझाते जाऊंगा, नहीं अगर समझ में आया कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। बोला था क्या होता है केमिकल प्रॉपर्टीज, क्या होता है बेसिकली कि केमिकल कंपोजिशन में चेंज, फिजिकल मतलब फिजिकल कंपोजिशन में, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। सबसे पहला देखो, अच्छा तीसरा, दो देख चुके हैं, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट एसिड और मेटल, मेटल कार्बोनेट बाइकार्बोनेट का एसिड दो देख लिए थे। कंसंट्रेटिक लेने पर क्या होगा वो भी मैंने बता दिया था, रीजन भी बता दिया था, मतलब सब डिटेल में बताया था। तो तीसरा देखो, जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं देखा वो सब देखे, मतलब तो तीनों लेक्चर बनाया वो इंपॉर्टेंट है। चलिए थर्ड पॉइंट आगे बढ़ते हैं। तो रिएक्शन ऑफ किसका, एसिड देख रहे तो हम एसिड का ही देख लेते हैं। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ सल्फाइड्स, SUL, यहां सल्फाइड्स का स्पेलिंग अलग है, सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स, ध्यान देना कंफ्यूज मत होना, ये सल्फाइड्स है, TES है, TE जिसका लास्ट में होता है, दो होता है, एक सल्फाइड भी होता है DE, तो DE वाला बाद में बताऊंगा, ये बाद में बताऊंगा, ये अभी हम अभी करंट डिस्कस करें, TE जिसका लास्ट में TE होता है। अभी ध्यान देना, इसमें कंफ्यूज होते हैं इसलिए मैं इसको स्पेसिफाई कर दे रहा हूं, ठीक है। अभी ध्यान से सुनना, ये एनसीईआरटी में नहीं है तो खामों का कंफ्यूज नहीं होना, याद हो रहा है तो ठीक है, वरना हम आगे बढ़ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। तो देखो जैसे मैंने ले लिया कैल्शियम सल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड है ये, सल्फाइड कैसे आया, केमिकल फॉर्मूला वही क्लास 9 वाला कहानी, Ca का 2+ होता है, SO4 का 2- होता है, कट गया, सेम बैलेंसेस कभी भी नहीं टिकने वाले, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में कहा, तो CaSO3 बन गया। CaSO3 क्या हुआ, कैल्शियम सल्फाइड, सल्फाइड SO3 होता है, सल्फाइड का SO3 होता है, Ca हो गया कैल्शियम, तो CaSO3 प्लस कोई भी एसिड ले लो, डाइल्यूट ही ले रहा हूं, डाइल्यूट ही लेना है, डाइल्यूट HCl अगर लिया तो क्या बनाएगा भाई, क्या बनाएगा, CaCl2 बनाएगा। Ca किसके साथ रिएक्ट किया, इसके साथ, तो Ca का वैलेंसी क्या होता है +2, क्लोरीन का क्या होता है -1, तो CaCl2 क्रिस क्रॉस करके भी देख सकते हो, प्लस इसमें बनेगा SO2 गैस, SO2 नामक एक गैस होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का स्मेल कैसा होता है, पंजेंट स्मेल होता है, कैसा होता है, पंजेंट होता है, लेने में अच्छा नहीं लगेगा, है ना, सर दर्द हो सकता है या मेनी प्रॉब्लम्स कैन अराइज। और क्या रिलीज होता है, और रिलीज होता है आपका पानी, पानी बोल रहा है, पानी जो है साथ नहीं छोड़ता, पानी आपका कभी भी साथ नहीं छोड़ेगा। तो अब इसका ये हो गया सल्फाइड के साथ, ये पहला। अब मान लो बाइसल्फाइड के साथ लिया, बाइसल्फाइड बोला कर ही लो मेरे साथ भी रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं, तो चलो कर ही लेते हैं। तो NaHSO3, अब HSO3 क्यों लगा है, जब बाय बाय यूज होता है, वो बाय बाय वाला बाय नहीं, अलविदा वाला बाय नहीं, या चलता हूं वाला बाय नहीं, ये BI वाला बाय है। बाय यूज होने पे H लगता है, कार्बोनेट के आगे बाय लग गया H, सल्फाइड के आगे लग गया, सल्फाइड ID वाला के आगे लग गया तो H, तो बस वही समझना है, ये तो आसान है। तो NaHSO3, HSO3 का कंप्लीट वैलेंसी 1 होता है, Na का भी 1 होता है, इसी वजह से कटने के बाद ये बना, तो समझना है, क्रिस क्रॉस वाला कहानी यहां पर भी है। अब इसको मैंने किसके साथ रिएक्ट किया, किसके साथ कराऊं बताओ, किसी भी एसिड के साथ, मान लो मैंने इसको कराया, चलो इसको भी डाइल्यूट HCl से ही कराते हैं, इसको क्यों निराश करना, HCl को भी बनाए रखते हैं मंच में। तो अगर NaHCl के साथ कराते हैं NaSO3 का, ये सोडियम बाइसल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी बोलते हैं, मैं लिख देता हूं, सोडियम बाइसल्फाइड SULPHITE, सल्फाइड, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करेगा, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो एक NaCl बनाएगा, आपको पता है NaCl क्या होता है, NaCl, अच्छा NaCl के साथ रिएक्ट किया, ये Cl, H के साथ कोई कहानी नहीं है, H के साथ बस पानी बनता है, पानी बना देना आग बंद करके, और इसमें एक SO2 पंजेंट स्मेल वाला गैस रिलीज होता है, सल्फर डाइऑक्साइड जिसका नाम है। SO3 को क्या बोलते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO3 को क्या बोलते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO2 को सल्फर डाइऑक्साइड, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, आगे आपको इसका यूज समझ में आएगा। ले लिया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जब भी ऐसा होगा मेटल के साथ सल्फाइड बाइसल्फाइड का, तो क्या बनेगा,
एक मेटेलिक सॉल्ट बनेगा या कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट, पानी और सल्फर डाइऑक्साइड जिसका पंजेंट स्मेल होगा वो वाला गैस रिलीज होगा। आगे बढ़ते हैं, चौथा केमिकल प्रॉपर्टी। होप दिस इज क्लियर। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। अब अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, रिएक्शन। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ 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 किसके साथ? मेटल सल्फाइड। अभी सल्फाइड में आ जाते हैं। सल्फाइड बोल रहा था जल्दी मेरे साथ कराओ, जल्दी मेरे साथ कराओ, लड़ रहे थे सल्फाइड और सल्फाइड। चलो अब करा ही देते हैं, बाय सल्फाइड। जब रिएक्शन कराते हो ना तो डरना नहीं है। वो जब आप देखते हो किसी भी चीज को तो आपके माइंड में अपने आप रिएक्शन में प्रोडक्ट बन जाता है। कोई भी आप रिएक्टेंट को देख लो, ऐसा होता ही है, फीलिंग आता ही है कि ये प्रोडक्ट बनना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोगों का वैलेंसी का कॉन्सेप्ट ठीक है, केमिकल फॉर्मूला का ठीक है तो ठीक है, तो आप लोग, और मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, आगे बढ़ते। तो एसिड, अभी कोई भी एसिड उठा लो, डाइल्यूट एसिड उठा लो, उसको करा दो इस सल्फाइड के साथ पहले, फिर बाइसल्फाइड के साथ देखेंगे। अगर सल्फाइड के साथ करते हो, मान लो मैंने आयरन सल्फाइड लिया, आयरन सल्फाइड PHID, आयरन सल्फाइड प्लस डाइल्यूट ऑफ HCl लिया, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? मान लो लिया तो आयरन सल्फाइड का फॉर्मूला होता है FeS। कैसे आया? तो Fe का 2 प्लस, सल्फाइड का 2 माइनस, ये याद रखना है वैलेंसी सभी का, ऐसा नहीं है 9 में पढ़ा तो भूल जाना है, काम है इसका, बहुत हद तक काम है। तो 2 प्लस 2 माइनस FeS आया। तो अभी देखो इसको याद रखना है, तो इस तरीके से आया आयरन सल्फाइड जिसे बोलते हो, या फेरस सल्फाइड भी बोल सकते हो, दोनों ही सही है, या आयरन 2 सल्फाइड भी बोल सकते हो, यानी तीनों ही करेक्ट है। तो FeS होगा आयरन सल्फाइड। सल्फाइड का 2 माइनस होता है और S होता है, सल्फाइड का जैसे SO3 था, सल्फाइड S होता है। अब इसको डाइल्यूट HCl के साथ कराया, डाइल्यूट ऑफ HCl, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। Fe अब Cl के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा? FeCl3 प्लस एक बनेगा क्या? H2S गैस, H2S, और क्या कुछ बनेगा? गैस है तो अपवर्ड की तरफ एरो। और एक चीज मैं बता देता हूं, गैस बनेगा कि प्रेसिपिटेट, मुझे बताओ। H2S जो है वो गैस है कि प्रेसिपिटेट? तो गैस है, गलती मत करना, ये गैस है। तो ये इसमें क्या वाटर कुछ बनेगा? वाटर बनेगा। ये तो सॉल्ट है, कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट, ये गैस है, क्या इसमें कुछ वाटर बनेगा? नहीं बनेगा। क्या इसमें वो बनेगा? हाइड्रोजन रिलीज होगा? नहीं, H2S बन गया। अच्छा, कैसे ये H2S आया? ये भी वही केमिकल फॉर्मूला, वही पलट के उसी कॉन्सेप्ट में आ गए कि सल्फाइड का 2 माइनस होता है और हाइड्रोजन का 1 प्लस होता है। क्रिसक्रॉस करोगे तो सल्फाइड वाला वैलेंसी हाइड्रोजन में लग गया, चिपक गया। ठीक है, हाइड्रोजन तो इसको वेलकम बोला, आजा आजा, ठीक है ना। तो ये हो गया एक रिएक्शन, समझ ही गए होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, कैसे आया? FeCl3 कैसे आया? तो आपको अच्छा FeCl2 होगा, यही गलती हो जाता है अक्सर। यहां मैंने क्या लिया था? फेरस सल्फेट लिया था ना, FeCl2 होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये मेटेलिक सॉल्ट है, ये मेटेलिक सॉल्ट है, जो भी बनेगा कंबाइन करके मेटल रिमेनिंग के साथ हाइड्रोजन के निकलने के बाद वो मेटेलिक सॉल्ट होगा, ठीक है। अच्छा, ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है इसका स्मेल कैसा होता है? रॉटेन एग की तरह। रॉटेन एग, सड़ा हुआ अंडा खाए हो कभी भी, खाना भी मत, लूज मोशन का एक चांसेस होते हैं। तो रॉटेन एग का जैसे स्मेल होता है सड़े हुए अंडे का, उस तरीके का स्मेल होता है, और ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है। अगर बीकर में रिएक्शन करने के बाद छुओगे तो प्रॉब्लम तो होगा। चलो ठीक है, आदत जब एक बार हो जाएगा तो उसको छू पाओगे, ठीक है। अब मान लो बाइसल्फाइड के साथ किया तो क्या कहानी बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं बदलेगा, बिल्कुल नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा कहानी, ठीक है ना। अब बाइसल्फाइड किसे ले? बाइसल्फाइड तो एक लेना पड़ेगा, चलो पोटेशियम बाइसल्फाइड लेते हैं, ठीक है। KHS, KHS, पोटेशियम बाइसल्फाइड का केमिकल फॉर्मूला है KHS, याद रखना, सारे कैपिटल में होंगे। KHS, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड भी बोल सकते हो, बाइसल्फाइड भी बोल सकते हो, ठीक है। लिख लोगे ना? चलो मैं लिख ही देता हूं, पोटेशियम बाइसल्फाइड, बाइसल्फाइड, ठीक है। इसको कराया डाइल्यूट HCl के साथ, क्या बनाएगा भाई? Cl जो है वो K के साथ रिएक्ट कराएगा, बोलेगा चलो आ जाओ क्लोरीन, हम लोग बनाते हैं मेटेलिक सॉल्ट, तो बना दिया KCl। क्लोरीन का -1, पोटेशियम का +1, प्लस माइनस भूल जाओ, 1 1 है, कट जाएगा, ये बनाएगा KCl, पोटेशियम क्लोराइड, ये मेटेलिक सॉल्ट है। और जो बच गया
H और S, तो इससे बन जाएगा H2S। इसका भी स्मेल रॉटन एग की तरह होता है। ये रिएक्शंस याद रखना, इसका ले लो स्क्रीनशॉट, सवाल आ ही सकता है। ये भी एनसीईआरटी का नहीं है लेकिन बता दिया, ठीक है। याद रहेगा कि नहीं बताओ, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ते हैं। पांचवा केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस किया जाए, है ना। लेट अस डिस्कस फिफ्थ केमिकल प्रॉपर्टी। सब एक के बाद एक हो जाएगा, डोंट वरी। मैंने कहा अब देखो, आप लोग करो रिएक्शन ऑफ एसिड्स, ACIDS, है ना, यही तो स्पेलिंग है। और कुछ अगर आपको पता हो तो बताना, ठीक है। तो रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ क्या होगा, आप लोगों को प्रेडिक्ट करना, फिर मैं बताऊंगा। रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल नाइट्रेट, नाइट्रेट के साथ कराओगे तो क्या होगा। अब नाइट्रेट कैसा होता है आपको पता ही होगा, अगर नहीं भी पता तो मैं बता देता हूं क्योंकि भूल जाओगे, क्लास 9 में पढ़ा होगा। नाइट्रेट यानी कि NO3 माइनस, माइनस वैलेंसी होता है, माइनस इसका चार्ज होता है, 1 होता है बेसिकली, माइनस भी बोल सकते हो 1। 10 तक 1 2 बोल के याद रखोगे तो काफी। 11 12 में आपको ये सब याद रखना है कि किसका माइनस किसका प्लस, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अगर याद रख पाए तो वेरी गुड। NO3 माइनस हुआ, ठीक है, नाइट्रेट। अब ये नाइट्रेट आयन हुआ, इसको ये मेटल के साथ मान लो कंबाइन किया। अब मेटल के साथ ये आयन जब कंबाइन करेगा उसके बाद फिर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा, इसको प्रेडिक्ट करो। मान लो मैं लिख देता हूं वर्ड इक्वेशन में, मेटल नाइट्रेट प्लस एसिड, कोई भी मेटल ले लो ना, बहुत सारे मेटल है। अब बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, बताओ, जल्दी सोचो जल्दी। अच्छा एक चीज मुझे बताना है जो शुरू में ही बताना चाहिए था, जब मैं एसिड का स्पेलिंग लिख रहा था कि कुछ और स्पेलिंग हो सकता है, उस वक्त मुझे याद आया, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अभी बता दूंगा उसके बाद, आई हैव एनफ टाइम, ओके। सोचा, अगर नहीं सोच पाए तो कोई भी एग्जांपल ले लो। मान लो मेटल, आप लोग पॉज करके सॉल्व करना, ठीक है, जिसे करने का मन है। मेटल मान लो Na ले लिया, सोडियम, सोडियम को नाइट्रेट के साथ किया तो NaNO3, पता है कैसे, और मैं नहीं बता रहा, इसको आप लोग खुद सोचना, ठीक है। सोचना, अगर प्रॉब्लम हुआ तो मुझे बताना, ठीक है। चलो मैं बता ही देता हूं। Na डाइल्यूट HCl के साथ मान लो करा दिया मैंने, ठीक है। कोई अगर मान लो H2SO4 के साथ कराना चाहता है, कोई वो दिक्कत नहीं। कोई अगर इसके साथ कराना चाहता है, किसके साथ, ठीक है, HCl के साथ ही करा लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मान लो कोई किसी और के साथ भी कराना चाहते तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, ठीक है, बनना एक ही है, ठीक है। मान लो Hc के साथ करा दिया, H2SO4, क्योंकि बार बार HCl का ले रहा हूं तो इसके साथ कराया। ये मेटल नाइट्रेट Na का 1 होता है, NO3 का 1 होता है, 1 1 कट गया है ना, तो NaNO3 बन गया। सेम वाले चीज नहीं टिकने वाले, H2SO4 के साथ रिएक्ट किया तो Na जो है ये Na, ये रिमेनिंग इसके साथ करेगा, इससे एक H ले लेगा उधारी, एक H उधारी ले लेगा, ठीक है, समझो क्यों लेगा, क्योंकि उतना नहीं चाहिए। ये कितना रिप्लेस कर सकता है H प्लस, तो ये एक ही कर सकता है, इसीलिए तो इसी को बोलते हैं ना बेसिसिटी, मोनोबेसिक। तो ये एक रिप्लेस कर सकता है, इसलिए एक H जो है Na ले लेगा, प्लस SO4 के साथ भी रिएक्ट करेगा। SO4 का तो क्या काम, वो अलग तो घूमेगा नहीं। SO4 को सोडियम बोलेगा आजा आजा। अब हम लोग बिजनेस करते हैं मतलब प्रोडक्ट बनाते हैं। क्या प्रोडक्ट बनाएगा भाई, तो ये बनाएगा NaHSO4, सोडियम बाइसल्फेट। अब मैंने बोला कहानी वही सेम है, अगर हाइड्रोजन लग गया तो बाई लगेगा, हाइड्रोजन लग गया तो हम उसको हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फाइड जो भी बोलना है आपको, नाइट्रेट भी बोल सकते हो। तो इस तरीके से बोलते हैं हम, हाइड्रोजन लगने पर तो बाई जोड़ने पर इजी हो जाता है, तो NaHSO4 बनता है, एक H वो ले लेता है और उधारी नहीं लेगा, और एक H रह जाएगा, वो H NO3 रिमेनिंग जो है उसके साथ रिएक्ट करेगा तो वो HNO3 बन जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, HNO3 क्या है, HNO3 क्या एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बिल्कुल है। क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो रिएक्शन पे डिपेंड करता है। अब मान लो रिड्यूस हो गया तो ठीक है, लेकिन अभी समझो HNO3 क्या है, एक एसिड तो है। कौन सा एसिड है भाई, नाइट्रिक एसिड। तो इसमें नाइट्रिक एसिड बन गया, हैरान का बात है, एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हो और एसिड ही बन गया, ये क्या चीज है भाई, ये तो अजीब टाइप का लग रहा है, लेकिन ऐसा भी होता है, अब हो ही सकता है, कुछ केसेस होता ही है, ठीक है। तो ये जो नाइट्रिक एसिड के साथ हो रहा है, नाइट्रिक एसिड बन रहा है,
मतलब नाइट्रिक एसिड के साथ नहीं हो रहा, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मेटल नाइट्रेट यानी NaNO3 का रिएक्शन हो रहा है, क्या बन रहा है, नाइट्रिक एसिड बन रहा है। तो ये होता है इसके केस में। ये एकमात्र एग्जांपल मैं बता रहा हूं, और आप खुद भी लिख सकते हो खोज के, कम से कम आप 2 लिखो, अपने प्रैक्टिस के लिए नहीं लिखना है तो छोड़ भी सकते हो, एनसीईआरटी में नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो इसमें क्या बना, ये एक मेटेलिक सॉल्ट है, ठीक है, मेटेलिक सॉल्ट है, मेटेलिक सॉल्ट और एक एसिड बना, ध्यान रखना। ये सब मैं थोड़ा सा कोर कीवर्ड्स में लिख दूंगा आपको रिवीजन करवाने के लिए, ठीक है, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया ना, जिनसे छूट जाता है वो लोग वीडियो को पॉज करके भी ले सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये सब, है ना। 5 बता दिया, और कुछ रह गया है केमिकल प्रॉपर्टी, और एक रह गया शायद से, है ना, और एक रह गया रिएक्शन ऑफ, और 2 रह गया, रिएक्शन ऑफ 6 नंबर, रिएक्शन ऑफ, आई होप आप देख पा रहे हो, रिएक्शन ऑफ किसका, एसिड, ACID एसिड, एसिड, ये CID वाला CID नहीं, मैं ऐसे स्पेलिंग में बोल रहा हूं इसलिए आपको लग भी सकता है, एसिड एंड नहीं, एसिड विथ किसके साथ हो रहा है भाई, इस बार हम कराएंगे इसको मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, मेटेलिक ऑक्साइड, समझना इसको, ये टर्म मैंने बहुत बार मेनी टाइम्स फर्स्ट चैप्टर में यूज किया, आपको याद होगा, ऑक्साइड्स 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 ऑक्साइड, ओनली ऑक्साइड्स, क्यों यूज कर रहा था जानते हो, रस्टिंग में, मतलब कहां यूज कर रहा था, रस्टिंग में, अगर आपको याद हो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन बता रहा था तब भी कर रहा था। ऑक्साइड होता है O(2) वैलेंसी, ये तो याद रहना है इसको, ऐसा नहीं है कि 10 के बाद ही सारा वैलेंसी याद करना है, नेगेटिव पॉजिटिव, ये O का 2- ये सभी को याद रहता है, बच्चे को, क्लास 6 के बच्चे को भी पूछोगे वो बता देगा, अगर अभी जैसे कि जिस तरीके से कंपटीशन चल रहा है आपको भी पता है। तो अभी एसिड को उठा लो, अगर वो M.O के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ M.O शॉर्ट फॉर्म है, इसका पूरा नाम है मेटेलिक ऑक्साइड, क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, नमक बनाएगा, पानी बनाएगा, ऐसा वैसा सॉल्ट नहीं, इसे आप लोग मेटेलिक सॉल्ट भी समझ सकते हो, कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट भी समझ सकते हो। तो समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो एसिड को मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराओगे, सॉल्ट देगा, मेटेलिक सॉल्ट देगा और पानी देगा, ठीक है ना। तो ऑक्साइड बेसिकली O2-, ये याद रहेगा कोर वाला, इसको एक बॉक्स के अंदर लिख देना, काइंड रिक्वेस्ट है मेरा, तो आपको याद रहेगा सारा, लाइफ टाइम याद रहेगा, मतलब बहुत दिनों तक, ठीक है ना। ये सब अगर आप बॉक्स में लिखोगे तो कीवर्ड्स है ना। तो एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड गिव मेटेलिक सॉल्ट एंड वाटर। अच्छा एक चीज देखो, अब एग्जांपल लेते हैं तुरंत ही, मान लो कॉपर ऑक्साइड का एग्जांपल लिया, कॉपर ऑक्साइड कॉपर 2 ऑक्साइड बोलते हैं इसको, क्यूप्रस बोलते हैं, क्यूप्रिक नहीं, क्यूप्रिक होता तो कॉपर 3 हो जाता, तो क्यूप्रस ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, कुछ भी बोलो, उसको एसिड, किसी भी एसिड के साथ कराओ, डाइल्यूट HCl के साथ कराओ, चलो ये क्या बनाएगा, कॉपर CuCl2, कॉपर क्लोराइड, क्लोरीन जो बच गया उसके साथ रिएक्ट करेगा, कॉपर का वैलेंसी आपको पता ही होगा 2 होता है, क्लोरीन का 1 होता है, 1, ठीक है, तो 1 क्रिस क्रॉस होगा तो क्लोरीन के ऊपर 2 आ जाएगा, Cu के साथ कुछ नहीं रहेगा, Cu बेचारा अकेला, तो CuCl2 प्लस क्या बनाएगा, H जो है O के साथ रिएक्ट करके बनाएगा पानी, है ना, ठीक है। अच्छा ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गया कॉपर ऑक्साइड। सेकेंड देखो, मान लो किसी एक के साथ और एक सोडियम ऑक्साइड Na2O, सोडियम ऑक्साइड में Na2O क्यों आया, NaO क्यों नहीं आया, वही वैलेंसी का सेम कहानी आपको पता है, इसलिए मैं और बता नहीं रहा, लेक्चर्स में भी मेंशन कर चुका हूं। तो Na2O डाइल्यूट HCl के साथ करा दो, ठीक है, फिर एक बार, तो Na ये बच गया Cl, H के साथ जो है Cl बोला Na आजा, Na बोला Cl आजा, दोनों के बीच प्रेम कथा शुरू हो गया, तो NaCl सोडियम क्लोराइड बना है ना, प्लस पानी, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो पानी बन गया, तो यही सेम रिएक्शन, दोनों सेम ही है, तो याद रहना बनता है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, स्क्रीनशॉट मत लो, स्क्रीनशॉट तो कभी भी ले सकते हो, देखो ये जो कॉपर क्लोराइड बना, सोडियम क्लोराइड बना, ये क्या है, मेटेलिक सॉल्ट है, ये पानी बना, ये पानी है, सॉल्ट और पानी कहां बनता है, मैंने पहले चैप्टर में बताया था एक रिएक्शन का बारे में, NR,
अब एनआर पिछले ही लेक्चर में मैंने नो रिएक्शन बोला था, यार नो रिएक्शन मत समझना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन समझना। न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन नाम बहुत भयंकर सा है, लेकिन जब आप इसके रिएक्शन को लिखते हो, कॉन्सेप्ट को समझ जाते हो, और बहुत इजी है, सभी समझ जाते हैं। जो बहुत पढ़ाई में वीक है, कहना नहीं चाहता, वीक कोई नहीं होता, वो मेहनत करेगा तो अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। तो वीक भी जो है उसको भी समझ में आ जाता है ना। कोई मेरा लेक्चर देखने में कोई वीक नहीं होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है। फिर भी अगर किसी को नहीं मन करता है तो वो बाकी को भी फॉलो कर सकते हैं। अपने स्कूल टीचर्स को जरूर फॉलो करिए और एनसीईआरटी को जरूर मस्ट फॉलो करिए, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। अब उसमें क्या होता था, वही कहानी, सॉल्ट पानी बनता था, लेकिन वहां बेस और एसिड था, इसलिए न्यूट्रलाइज होता था इफेक्ट, इसलिए एक न्यूट्रल सॉल्ट बनता था। जरूरी है क्या न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा? एसिडिक भी बन सकता है, बेसिक भी बन सकता है। और उसी चीज को मैं बाद में डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। टाइम है मेरे पास, ठीक है, सब करूंगा एक एक करके, जो याद आते जाएगा, है ना। इसमें तो कॉन्सेप्ट खत्म नहीं होता, बहुत सारे हैं, 11 12 में आपको और पता चलेगा। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सॉल्ट और वाटर बनता है ना, ठीक है, ये तो समझ ही रहे हो। तो यहां पर लेकिन यहां पर भी प्रोडक्ट सेम ही है, प्रोडक्ट आर सेम, ऐसे भी लिख सकते हो बॉक्स में कि प्रोडक्ट आर सेम एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऐसा क्यों, कारण क्या है इसके पीछे, तो मैं इसको बता रहा हूं आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रोडक्ट सेम कैसे हो जा रहा है, ठीक है, सेम कैसे हो रहा है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड बेस दोनों न्यूट्रलाइज होता है, कोई भी बनता है, एसिडिक सॉल्ट बन सकता है, बेसिक सॉल्ट बन सकता है ना। और आपका ये भी बन सकता है, क्या बोलते हैं, न्यूट्रल भी बन सकता है, अगर एसिड और बेस दोनों ही स्ट्रांग हुआ या दोनों ही वीक हुआ, दोनों का पीएच बेसिकली सेम होना चाहिए, है ना। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो देखो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स है ना, तो देखो ऐसा क्यों हो रहा है। अब इसमें इससे बोर्ड में सवाल आना चांसेस ज्यादा है, इसलिए ये बताना भी जरूरी है। इसमें चांसेस है पूछने का, इसका मैं नहीं कहूंगा कि बिल्कुल ही नहीं पूछेगा, कि कुछ कुछ में लग रहा है कि पूछने का चांसेस बहुत कम है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा है। देखो बेसिकली इसमें प्रोडक्ट इसलिए सेम बनता है बिकॉज एमओ, जो कि आप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में बेहतर पढ़ोगे, मैं पूरा शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, आप लोग पूरा लिखना। मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिकली या फिर जनरली लिख सकते हो आर बेसिक ऑक्साइड्स, या सिंपली लिख सकते हो बेसिक इन नेचर, बेसिक ऑक्साइड्स और BASIC इन नेचर, बेसिक इन नेचर एंड रिएक्ट्स विथ एसिड। तो फर्दर डिस्क्रिप्शन तो आपको पता ही चल गया कि फर्दर क्या हो सकता है, क्या प्रोडक्ट बनेगा। अगर एक बेस की तरह काम कर रहा है और दूसरा एसिड है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसमें भी बनेगा, है ना। तो इसमें भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनेगा, ठीक है, इसमें भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनेगा। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिकली आर बेसिक ऑक्साइड्स आर और बेसिक इन नेचर होता है, तो रिएक्ट्स विथ पानी ना रिएक्ट्स विथ एसिड, तो क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। तो ये न्यूट्रलाइजेशन की तरह काम तो करेगा ही, ये एसिड और वो बेस, समझ ही गए। तो इस तरीके से आपको रीजन लिखना है, सभी चीज को समझना है, प्रैक्टिकली थिंक करना है। तो इसका, अच्छा रुको, इसका स्क्रीनशॉट मत लेना। तो ये समझ में आया ना। तो फिर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसा होता है, NMO, ये सब आपको पढ़ना है। किसमें पढ़ना है, किसमें पढ़ना है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो आपका अगला चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, तो उसमें भी नोट्स बनवा दूंगा, ठीक है। तो नोट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना है, तो आप लोग खुद से नोट्स बना पाओगे, फिर भी नोट्स बना लेने से याद रहेगा, पढ़ पढ़ के उसको याद हो जाएगा। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ये कैसा होता है, ये एसिडिक इन नेचर होता है। कितना कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर, ऑपोजिट होता है। अब कुछ तो एक्सेप्शन होता है, केमिस्ट्री में ही एक्सेप्शन, वरना मजा किया केमिस्ट्री में पढ़ने में। अभी केमिस्ट्री में एक्सेप्शन देख के मजा नहीं, रोना आता है, वो मुझे भी पता है, आप लोगों की बात नहीं है, सेम सभी की है, सेम कहानी। 11 12 में थोड़ा ज्यादा ही, ठीक है। और आगे मैं उसको आप लोगों को डराने के लिए मेंशन नहीं करना चाहता, आप लोगों को भी पता ही है। तो ठीक है, तो ये एसिडिक होता है, वो बेसिक होता है। मेटल्स बेसिक होते हैं, नॉन मेटल्स एसिडिक होते हैं, ऑक्साइड्स। ठीक है, तो देखो, तो एसिडिक होते हैं। अभी देखो इस NMO से आप लोग नेशनल मैथ्स ओलंपियाड समझ सकते हो, बिल्कुल मत समझना, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो भर भी सकते हो, ठीक है, उसमें भी कोई डाउट हो तो पूछना। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स एसिडिक इन नेचर, ठीक है, तो ये आपको ये चीज याद रखना है, ठीक है। इसलिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का ही प्रोडक्ट बनता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो,
ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अच्छा, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक ऑक्साइड्स। अच्छा तो देखिए आर दो टाइम यूज हो गया था, कंफ्यूज हो सकते थे आप लोग। मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिकली बेसिक ऑक्साइड्स, यहां तक सही है। बेसिकली लिखोगे, जनरली लिखोगे, सेम ही है। तो बेसिक ऑक्साइड होते हैं बेसिक नेचर। चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां गलती होता है, अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना आप लोग आर काट देना। जो स्क्रीनशॉट आपने लिया, दो बार आर यूज हो गया तो वो मीनिंगलेस बना देता है सेंटेंस को। बोर्ड्स में इस तरीके से वर्ड्स आपको यूज नहीं करना है, अरेंज वे में यूज करना है, ठीक है। ले लिया, अब आगे बढ़ते हैं। सातवां रिएक्शन, बहुत सारे रिएक्शन है, मतलब अनगिनत है, मैं आपको बताना नहीं चाहता डराने के लिए, लेकिन कुछ कुछ मैं आपको बता दे रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ टाइम आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 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 देखिए, अब जो है रिएक्शन ऑफ क्या करा है भाई, रिएक्शन ऑफ मेटल्स, मेटल्स मेटल्स के साथ कराना है। मेटल्स तो हो गया भाई। रिएक्शन ऑफ क्या, तो भूल रहा हूं, एसिड्स विद बेसिस। हाँ, एसिड्स विद बेसिस। अच्छा, इसका डेफिनेशन लिखो, एसिड्स विद बेसिस। ये कंफ्यूजन वाला है इसलिए मैं बता दे रहा हूं, इसका डेफिनेशन लिखो, ठीक है ना। तो देखो, एसिड अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बनेगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसमें क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, इसका डेफिनेशन का मैं क्या पोस्ट डाल दूं, इसका पोस्ट डालने का मैं पूरा कोशिश करूंगा, अभी मैं मुंह से बोल दे रहा हूं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसका डेफिनेशन बहुत डिफरेंट टाइप का है। मैं आपको एनसीईआरटी का डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगा, आप उसको याद करना, बोर्ड्स में भी वही लिखना। दरअसल ऐसा भी होता है कभी कभी कि बोर्ड्स का कॉपी जो है किसी भी इन्विजिलेटर को दे देता है, तो ये एक डर का माहौल बना रहता है। तो मान लो अगर वो इन्विजिलेटर बहुत हाई क्लासेस को पढ़ाता है, हाई क्लासेस, और उसका हाई नॉलेज भी है, हाई क्लासेस में 11-12, उसको पढ़ाने के बावजूद उसका हाई नॉलेज है, तो वो उसका काट भी सकता है आपका, अगर आंसर उसे पसंद नहीं आया। बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो नहीं होता कि जिसमें सॉल्ट और पानी बनता है। सॉल्ट बनता है, सॉल्ट के लिए मैं मना नहीं कर रहा, पानी बनेगा ये नेसेसरी नहीं है, यहां पर कंफ्यूज खाते हैं। लेकिन 10 के लेवल तक आप पानी पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, एनसीईआरटी में भी वही है, मैं उसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहता या रिफ्यूज नहीं कर रहा, वो सही है। तो अभी आपको मतलब डेफिनेशन में भी वही लिखना है, लेकिन एग्जाम्पल में पानी वाला लिखना है, अदर सॉल्वेंट्स वाला नहीं लिखना। चलिए लिखिए, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, व्हेन acids react with base, when acid reacts with base to form salt and water, when acid reacts with base to form salt and water, क्या गलत हुआ, बिल्कुल गलत हुआ। तो आपको क्या लिखना है, अभी इसको नहीं सुनना, इसको कृपया करके इस पे प्रकाश ना डाले, अभी जो मैं बोल रहा हूं उस पे प्रकाश जरूर डाले। तो देखिए क्या लिखना है आपको, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस, एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म respective salt, to form respective salt which can be acidic, basic or neutral, ब्रैकेट में लिखना है इसको, and form solvent which can be water, या that is water, but not necessarily it is every time water, ये भी ऐड कर देना, not necessarily it is every time water। अब क्लास 10 के लेवल में आपको पानी ही पढ़ना है, तो यही है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का डेफिनेशन। मैं कोशिश करूंगा पोस्ट में डाल देने का, आप लोग वहां से उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, तो एसिड प्लस बेस क्या बनाता है, वही सेम कहानी जो अभी देखे हम लोग, सॉल्ट प्लस पानी बनाता है, सॉल्ट प्लस पानी बनाता है, ठीक है। एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है, ठीक है, हो गया। अब एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है ना, तो इसमें कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, ठीक है, सॉल्वेंट। अब इसमें सॉल्वेंट ही लिख रहा हूं, ब्रैकेट में लिखो पानी, दैट कैन बी वाटर, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स देखो धड़ाधड़, जैसे मैंने कर दिया HCl को रिएक्ट कराया बेस कौन सा लूं, NaOH ले लिया, चलो आसान करने के लिए। तो इसमें क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O, मान लो मैंने ले लिया Mg, इसमें एसिड ले लिया HCl, इसमें ले लिया MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। पता है ना ये क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, क्या काम करता है ये सब मैं बता भी दूंगा अगर बेस शुरू कर पाया तो नेक्स्ट लेक्चर तक।
कि बहुत कुछ है डिटेल में आपको बताना है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ मिल्क ऑफ मैग्नीशियम विच इज यूज्ड एज एन एंटासिड, जो पेट में जितने भी एसिडिटी है उसको कमाने में मदद करता है, रिड्यूस करने में। सो HCl प्लस MgAOH2 गिव एक सॉल्ट बनाते हैं MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड बोलते हो। Mg का 2 वैलेंस होता है, क्लोराइड का -1 प्लस वाटर बनाता है ना, आपको पता ही है। तो ये दोनों रिएक्शन कम से कम याद रखो, और भी कई सारे हैं, आप लोग खुद बनाते जाओगे आपको सॉल्ट मिलता जाएगा। देखो कैसे इसे जज करना है, जो भी H है वहां पर जो भी O है, OH, जो भी OH है OH ही होगा, है ना। ये वाला पॉइंट मैं लिखा दूंगा, OH या O होता है बेसिक, ठीक है, ये सब मैं बता दूंगा, OH या O, ठीक है, ये सब मैं लिखा दूंगा जब बेस बताऊंगा, है ना। तो H जब उसके साथ रिएक्ट करके पानी बना देगा तो पहले ही पानी लिख देना है आंख बंद करके। अब जो बच जाता है, जैसे Cl बच गया, ये Cl बच गया, वो रिमेनिंग जो भी मेटल है, Na है ना, जो भी बच जाता है यहाँ पर बेस में, NaMg यहाँ पर जैसे बच गया तो वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है। अगर यहाँ पर H2SO4 होता तो SO4 के साथ रिएक्ट करता, वो बनाता, तो वो क्या होता है, जनरली मेटेलिक सॉल्ट होता है, या जिसे नॉर्मली आप लोग सॉल्ट समझते हो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब एक आखिरी देख लेते हैं, तो आज शायद नहीं शुरू होगा मेरा बेस, एक आखिरी देख लेते हैं, चलिए। इसको जो है, इसको पर्टिकुलरली हेडिंग दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। एक ही एग्जांपल इसका मैं दूंगा, जब सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ होता है एसिड का, जैसे कोई भी एसिड है उसको सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ करा रहे हो, तो इसमें भी एक एसिड बनता है, इसमें क्या बनता है, एक एसिड बनता है। अभी मैं इसको बता रहा हूं कैसे। एक एसिड ले लिया आपने H2SO4, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसको आप छोड़ भी सकते हो, मैं बोल रहा हूं इसको, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन यू कैन स्किप। अगर आपको अभी मैं कहूंगा नहीं, वो नेगेटिव शब्द का यूज नहीं करूंगा, डर लगने वाला, वो मैं नहीं कर रहा, डर कोई किसी को भी नहीं लगता। अगर आपको लग रहा है इंटरेस्ट नहीं है, या फिर ये आपके सिलेबस में नहीं आ रहा, आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो यू कैन लीव। तो SO3 के साथ मान लो रिएक्ट किया, SO3 तो गैस है, सल्फर ट्राइऑक्साइड में इसका मेंशन कर चुका हूं क्योंकि इसके बारे में मुझे बताना भी था। ये सल्फ्यूरिक एसिड है, आपको पता है H2SO4, तो ये क्या बनाता है, यहां पर 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन ही लिखोगे, कितना सल्फर है, एक, तो 2 सल्फर बन जाएगा H2, और यहाँ 3 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, 3 और 4 सम करोगे तो कितना होगा, 7 ऑक्सीजन, ये बनता है। इसका जो नाम है बहुत कॉम्प्लेक्स नाम है, इसको याद रखना। इसको जनरली हम लोग बोलते हैं, इसके कई सारे नाम है, और एक ही नाम मैं बताऊंगा, आप लोग बाकी सर्च कर लेना। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, क्या है भाई, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। तो ये एक एग्जांपल मैंने बताया सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कंजुगेट बेस एसिड वो सब रह गया, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बता दूंगा, और वो बहुत हीटेड क्वेश्चन आता भी है, शायद मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, मुझे याद नहीं। आप MCQs प्रैक्टिस करिए, PYQ करिए, जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, थैंक यू वेरी मच।